हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं इस सफर का कहानी के एक नए भाग के साथ। एपिसोड 56 श्वेत शक्ति रत्न का अंश वर्षित। उस कक्ष से निकलने के बाद माही वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं से भी बाहर जाने का मार्ग नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से वो परेशान होकर वहीं पर रुकते हुए आसपास देखकर बोली, लगभग 20 मिनट से मैं एक ही जगह पर बार बार घूम रही हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूल भुलैया के अंदर फंस चुकी हूँ। दोबारा एक दिशा की ओर बढ़कर पता नहीं कहाँ है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। ऐसा कहते हुए माही बहुत ही तेज कदमों से चलने लगी और तभी चलते हुए अचानक उसकी नजर उस बड़े से महल की छतकीर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके मन में एक ख्याल आया और वो अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ खुद को चेयर करते हुए बोली, देखा माही, जब मुश्किलें आती है तो उन मुश्किलों के बीच से कोई ना कोई राह भी मिल जाता है। ऐसा कहकर माही अपने होठों पर उसी मुस्कान के साथ छतकीर की ओर बढ़ने लगी। छतकीर के ऊपर पहुंचकर माही ने जब वहां से नीचे की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जल्दी से अपने कदमों को पीछे की ओर करके लड़खड़ाई हुई आवाज में घबराते हुए बोली, ये महल इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, इस ऊंचाई को देखकर तो मेरी सांसें ही रुक गई। परेशान होकर, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? मैंने तो सोचा था किसी तरह यहाँ से कूद फांद कर निकल जाऊंगी। धीरे धीरे 2 कदम छतकीर के किनारे पर आकर नीचे की ओर झांकते हुए, लेकिन अगर मैं यहाँ से कूद गई तो मेरे हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। रोने वाली शक्ल बनाकर इस गंदी मुसीबत के अंदर से तो कोई अच्छा राह निकल ही नहीं सकता। ऐसा कहकर वह वही छत के ऊपर बैठ गई और आसमान की ओर देखकर अपने एक उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करके भगवान को कोसते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोलने लगी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। न आप मेरे ऊपर वो फैन गिराते, न मैं कोमा में पहुंचती, और न ही मैं इस सडू नॉवल का एक घटिया कैरेक्टर बनती। अपने हाथ को नीचे करके आसमान की ओर देखते हुए ही, वो तो शुक्र है कि मेरे पापा मुझे जबरदस्ती धार्मिक सीरियल दिखाते थे, जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत शुद्ध हिंदी सीख पाई, नहीं तो यहाँ पहुंचकर मुझे सभी का मुंह ताकते ही रहना पड़ता था। अगर यहाँ के लोग मुझे गाली भी देकर चले जाते तब भी मैं समझ नहीं पाती थी। अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर फर्श पर मारते हुए, और अब इतनी रात में मुझे किसी आत्मा की तरह महल के अंदर घूमना पड़ रहा है। ये सब करते हुए तो मुझे सच में आत्मा वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा कहकर माही ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके चेहरे पर अभी भी परेशानी, गुस्सा और घबराहट एक साथ झलक रही थी। वो अपनी आंखों को बंद करके बैठी हुई थी और उसने अपने जिस हाथ को फर्श पर मारा था, उस हाथ में पहने महाराज कुलदेव के द्वारा दिए उस सफेद अंगूठी के ऊपर एक दरार आ गई थी। उस अंगूठी का एक हिस्सा पहले से ही टूटा हुआ लग रहा था और फिर उस दरार के बीच से सफेद रंग की रोशनी बाहर आने लगी थी। धीरे धीरे वो हल्की सी सफेद रोशनी बाहर आकर माही के चारों तरफ घूमने लगी। इस बीच माही की आंखें अभी भी बंद थी, उसे अपने आसपास हो रहे किसी भी गतिविधि का बिल्कुल भी आभास नहीं था। माही के चारों ओर घूमता हुआ वो रोशनी अब धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आकर इकट्ठा होने लगा, और जैसे जैसे वो रोशनी एक जगह पर इकट्ठा होते जा रही थी, उस जगह पर एक युवक की आकृति उभरने लगी थी, परंतु वो आकृति अभी भी धुंधली थी। धीरे धीरे अब उस युवक की आकृति स्पष्ट होने लगी। श्वेत पोशाक पहने हुए उस युवक की आंखें इस समय बंद थी। वो युवक दिखने में बहुत आकर्षित लग रहा था। उसके चेहरे की चमक चांद की रोशनी की तरह थी, हल्के गुलाबी होंठ और चेहरे पर एक नर्म स्वभाव। उसका कद लगभग 6 फीट का लग रहा था। उस युवक के बाएं हाथ के उंगली में एक अंगूठी था जिस पर तलवार का एक चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही उस युवक की आकृति स्पष्ट हुई, उसने अपनी आंखों को धीरे से खोला और नीचे फर्श पर बैठी हुई माही की ओर अपने होठों पर एक नर्म मुस्कान के साथ देखने लगा। माही की ओर देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, राजकन्या माया, हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है। उस युवक की आवाज में एक अजब सी मधुरता थी, जैसे उसके कहे लफ्जों में किसी ने शहर घोल दिया हो। और फिर जैसे ही माही के कानों में उसकी ये आवाज गई, उसने घबराते हुए जल्दी से अपनी आंखों को खोल लिया। इसके बाद उसने जब अपने सामने खड़े एक अनजाने युवक को देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गई। उसके सामने इस समय एक काफी आकर्षित दिखने वाला युवक श्वेत वस्त्र में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी और चेहरे पर नम्र भाव। और फिर माही अस्पष्ट भरी नजरों से उस युवक की ओर देखते हुए अपने मन में सोची, अब ये कौन है? माही ने ऐसा सोचा ही था कि तभी वो युवक माही के सामने झुककर अपना सर झुकाते हुए होठों पर उसी नम्र मुस्कान के साथ बोला, मैं श्वेत रत्न शक्ति वर्षित आज और अभी से आपको अपना स्वामिनी स्वीकार करता हूँ। उस युवक ने ऐसा कहा और फिर दोबारा सीधा खड़े होते हुए माही की ओर नम्र भाव से देखने लगा। और अचानक अपने सामने हो रहे इस दृश्य को देखकर माही का चेहरा इस वक्त ढेर सारे कंफ्यूजन से भरा हुआ लग रहा था। वो उसी तरह स्पष्ट भाव से वर्षित की ओर देखते हुए पूछी, आखिर तुम हो कौन? अभी अभी तो हमने आपसे कहा, मैं वर्षित हूँ, श्वेत रत्न शक्ति का आधा अंश। वर्षित ने कहा, जिसे सुनकर माही पहले तो उठकर खड़ी हुई और फिर कुछ कदम वर्षित की ओर बढ़कर उसे गौर से देखते हुए अपने मन में सोची, क्या शक्तियां ऐसे ह्यूमन फॉर्म में होती है? वर्षित के चारों तरफ देखकर
लेकिन किसी एंगल से ये मुझे किसी शक्ति जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। माही ऐसा सोची और फिर वर्षित की ओर शक की निगाहों से देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे सत्य कह रहे हो? तुम सच में कोई शक्ति हो? हाँ मैं हूँ, और आपकी आज्ञा से मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करके दिखा सकता हूँ। वर्षित माही को आश्वासित करते हुए बोला। ये सुनकर माही, जो अभी भी अस्पष्ट नजरों से उसकी ओर देख रही थी, उसने अपने मन में कुछ सोचते हुए फिर कहा, ठीक है, अगर तुम सच में कोई शक्ति रत्न हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माही के इस बात को सुनकर वर्षित ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उसने ऐसा कहा और फिर अपने दोनों हाथों को एक स्थान पर लाकर उसके मध्य में अपनी ऊर्जा एकत्रित करने लगा। धीरे धीरे उसके दोनों हथेलियों के बीच में सफेद ऊर्जाएं सिमटने लगी और अगले ही पल उसने उन ऊर्जाओं को अपने हाथों से मुक्त कर दिया और एक तेज रोशनी के साथ उस जगह पर सब कुछ शांत हो गया। परंतु माही और वर्षित अभी भी उस स्थान पर ही थे। ये देखकर वर्षित के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। उसने परेशान होते हुए कहा, मेरी शक्तियां कारगर नहीं हुई। इसका अर्थ है श्वेतांश इस समय संकट में है और वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ऐसा कहकर वह जल्दी से माही के पास आया और माही ने जिस हाथ पर उस अंगूठी को पहना था, वर्षित ने उस हाथ को अपने हाथों में लेकर अंगूठी की ओर गौर से देखते हुए परेशानी भरी आवाज में बोला, मेरा अनुमान सही था, श्वेतांश इस समय संकट में है, वो हमसे अलग है। माही की ओर देखकर, राजकन्या, हमें इसी समय श्वेतांश को ढूंढना होगा, उसके बिना मेरी शक्तियां केवल आधी ही है। किस श्वेतांश के विषय में कह रहे हो तुम? वर्षित के मुंह से किसी और के विषय में सुनकर माही और अधिक हैरान होते हुए अपने हाथों को वर्षित के हाथ से छुड़ाकर उससे पूछी। जिसे सुनकर वर्षित ने कहा, इस विषय में हम आपको बाद में बता देंगे, परंतु आप इस वक्त केवल इतना जान लीजिए कि उसके बिना मेरी शक्तियां केवल आधी ही है और मैं आपको एक क्षण के भीतर किसी स्थान पर नहीं पहुंचा सकता। फिर मैं यहाँ से बाहर कैसे जा पाऊंगी? माही ने पूछा। जिसे सुनकर वर्षित कुछ सोचते हुए बोला, एक उपाय है हमारे पास। कैसी उपाय? माही पूछी। और माही के प्रश्न को सुनकर वर्षित हिचकिचाते हुए उसके निकट आया। इसके बाद वह अपना एक हाथ माही की ओर बढ़ाते हुए बोला, वो आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए मेरे निकट आना होगा। माही जैसे ही ये सुनी तो वो गुस्से में वर्षित की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे निकट क्यों आऊं? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है, वैसा वाला निकट आना नहीं, आपको केवल मेरे पैरों के सहारे खड़े रहना होगा। वर्षित जल्दी से माही की गलतफहमी को दूर करते हुए उससे बोला। जिसे सुनकर माही थोड़ा सा रिलैक्स होकर उसकी तरफ देखकर बोली, अच्छा ठीक है चलो। दूसरी ओर मित्रा ने जैसे ही अपने पीछे उस युवक को आते हुए देखा था तो वो थोड़ा घबरा तो गई थी, परंतु उसके सहायता के लिए वो वापस उसके पास आई। उस युवक के निकट आकर मित्रा ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मित्रा के इस प्रश्न पर वो युवक अपनी लड़खड़ाई हुई आवाज में उसकी तरफ अपनी बंद होते आंखों से देखकर बोला, हमारी सहायता कीजिए, अपने पीछे एक दिशा की ओर इशारा करके। वो उस स्थान पर एक श्वेत रंग की शीशी गिर गई है, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ, उसमें मेरी औषधि है, क्या आप उसे खोज कर ला सकती है? हाँ, आप यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं अभी उसे खोज कर लाती हूँ। मित्रा उस युवक को एक स्थान पर बैठाते हुए उससे बोली और फिर वो उस दिशा की ओर जाने लगी जिस दिशा में उस युवक ने इशारा किया था। वहां पर पहुंचकर मित्रा घास के बीच में उस शीशी को ढूंढते हुए एक झलक उस घायल युवक की ओर देखकर अपने मन में सोची, दिखने में तो कहीं का राजकुमार प्रतीत होता है, परंतु इसके वस्त्र या फिर किसी अन्य वस्तु पर ऐसा कोई विशेष चिन्ह तो मुझे नजर नहीं आया जिससे साबित हो कि ये कोई राजकुमार है। ऐसा सोचते हुए अचानक ही उसकी नजर घास के बीच में पड़े एक छोटी सी शीशी पर गई जिसके भीतर सफेद रंग का कुछ पदार्थ था। मित्रा ने जल्दी से उस शीशी को अपने हाथ में लिया और फिर तेज कदमों से चलते हुए उस युवक के पास आई। मित्रा जल्दी से वह शीशी युवक को देते हुए बोली, ये लीजिए, हमें मिल गई है आपकी शीशी। इसके बाद उस युवक ने मित्रा की ओर देखा और फिर उसके हाथों से शीशी को लेकर उसे जल्दी से खोलकर उसमें रखे पदार्थ को अपने मुंह में डाल लिया। उस युवक के ऐसा करते ही उसके शरीर के चारों तरफ एक सफेद सी रोशनी घूमने लगी और उसके शरीर पर लगे जख्म अपने आप ही भरने लगे। एक पल के बाद ही वो युवक अब पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था। उसके सारे जख्म अब भर चुके थे और उसके सफेद वस्त्र और चेहरे पर लगे खून के धब्बे भी अब हट चुके थे। उस युवक का चेहरा भी लगभग वर्षित की तरह ही लग रहा था, चेहरे पर नर्म भाव और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उस युवक ने जब मित्रा की ओर देखा तो उसकी नजरें छोटी हो गई। वो मित्रा की ओर प्रश्न भाव से देखते हुए बोला, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हो? उसके इस बात को सुनकर मित्रा, जो अपने सामने हो रहे एक अजीब से दृश्य को देखकर स्तब्ध हो गई थी, वो अपने होश में आते हुए बोली, का कुछ नहीं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। पास में ही रखे अपने अश्व की ओर बढ़कर, अगर आप ठीक हो गए हैं तो हम अभी यहाँ से चलते हैं। क्या आप मेरी एक और सहायता कर सकती हैं? मित्रा आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से उस युवक की दोबारा आवाज आई, जिसे सुनकर वह एक पल के लिए ठहर गई और उस युवक की तरफ मुड़ते हुए उससे पूछी,
कैसी सहायता? क्या आप प्रतापगढ़ की राजकन्या माया को जानती है? उस युवक के मुख से मित्रा ने जैसे ही माया का जिक्र सुना तो वो हैरान होकर उसकी ओर देखकर पूछी, माया, माया के विषय में आप कैसे जानते हो? ये सुनकर वो युवक सही से खड़ा हुआ और फिर मित्रा को अपना परिचय देते हुए बोला, मैं श्वेत रत्न का दूसरा अंश श्वेतांश हूँ, और जब से महारानी मोहिनी ने हमें राजकन्या माया को सौंपा है, तब से राजकन्या माया मेरी स्वामिनी है। ये सब सुनकर मित्रा श्वेतांश को गौर से देखते हुए अपने मन में सोची, मुझे इतना तो ज्ञात है कि महारानी मोहिनी ने माया के भीतर अपने अधिकतर शक्तियों को सुरक्षित रखा था, और हो सकता है ये शक्ति भी उन्हीं शक्तियों में से एक हो, परंतु सबसे पहले हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यह कोई भ्रम या फिर छल हो। ऐसा सोचकर मित्रा श्वेतांश की ओर देखकर उससे पूछी, अगर तुम सच में किसी शक्ति रत्न के अंश हो तो हमें इसका एक उदाहरण दिखाओ। क्या श्वेतांश मित्रा के समक्ष सिद्ध कर पाएगा कि वह सच में किसी शक्ति रत्न का अंश है? और क्या मित्रा उसके सच को जानने के बाद सहायता करेगी माया को खोजने में? कैसे अलग हो गए हैं वर्षित और श्वेतांश, और अब कैसे माही वर्षित के साथ निकल पाएगी यक्ष के राजमहल से? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग।